नेपाल में बलेन शाह फाइनली प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से इलेक्शन जीतने के बाद एक वेव के तहत वहाँ पर जिस प्रकार से वोटिंग घंटी के बटन पर हुई और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पूरे नेपाल को स्वीप किया, बलेन शाह एक जेनजी लीडर, एटलीस्ट नेपाल में कम से कम सक्सेसफुली वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, अनलाइक इन भारत। लेकिन ये याद रखिए कि भारत के लिए बलेन शाह को समझना बहुत क्रूशल है। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर हम बलेन शाह को देखें और हम देखें कि वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से आया है, तो दो चीज़ें बड़ी केयरफुली यहाँ पर ऑब्जर्व करने की बात है कि पहला, ये एक ऐसा लीडर है जो एक पोस्ट लेगेसी शिफ्ट नेपाल में लेकर आया है और नेपाल के अंदर एक नई पॉलिटिकल डायरेक्शन है। ये भारत के लिए समस्या इस कारण से है क्योंकि भारत अभी तक जब नेपाल से डील करता था तो उसके पास अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लीडर्स के साथ एंगेज करने के क्लियर कट फ्रेमवर्क्स थे। लेकिन यहाँ पर अब एक डिसरप्टिव पॉलिटिक्स के तहत एक नया लीडर आने के बाद नए फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता है। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर हम बलेन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को देखें तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी खास करके एक नई पॉलिटिकल फोर्स है जो 2022-23 में ही नेपाल के अंदर इमर्ज हुई और इमरजेंस भी उसका इस प्रकार से हुआ कि 3 साल के अंदर अंदर उसके पास मास लेवल की सत्ता जो है पूरे के पूरे नेपाल की मिल गई। यहाँ पर जब एक जगह पर कम्युनिस्ट पार्टीज थी और दूसरी जगह पर नेपाली कांग्रेस थी, इन सारी पार्टियों के तहत जब भारत एंगेज इन सबसे करता था, मैं फिर वही कहूँगा कि उस समय के फ्रेमवर्क्स आज राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पर नहीं लगेंगे। इस रीज़न से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बलेन शाह को लेकर खास करके जो उसके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को बिल्ड किया है वो जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप इस व्यक्ति को समझेंगे कि इसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या और कैसा है, तब आप समझ पाएंगे कि इसका रवैया और व्यवहार आने वाले समय में पहली बात तो कैसा होने जा रहा है। बलेन शाह आज भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्लियर कट मानती हैं कि पहली बात, वो एक आइडियोलॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। ये शब्द आइडियोलॉजिकल ऑपरेटर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे और जितने भी वहाँ के अलग अलग प्रकार के राजनेता थे, नेपाल में वो हमेशा आइडियोलॉजी और विचारधारा को हमेशा अपने एंगेजमेंट में आगे रखते थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम बलेन शाह को देखें तो वो पहली बात पूरे समय अपने कैंपेनिंग के दौरान एक ही चीज़ और एक ही शब्द पे बार बार एम्फसाइज करता आया और वो शब्द था कि हम किसी विचारधारा के नहीं, हम लोगों के साथ हैं। इसीलिए मैंने बोला कि बलेन शाह रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा पॉलिसी शिफ्ट जो एक ऐसी लेगेसी को एक आगे बढ़ाने की कोशिश है कि जहां भारत को अब ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ेगा अगर उसको एक अनप्रिडिक्टेबल जैसे व्यक्ति बलेन शाह के साथ एंगेज करना है। क्योंकि यहाँ पर जब इस पार्टी की कोई खास करके विचारधारा नहीं है और इस विचारधारा के तहत वो बिल्कुल एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में इमर्ज किया है जहाँ पर सिर्फ आइडियोलॉजी ही डोमिनेट करती थी, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट नेपाल के अंदर हो रहा है जिसको भारत को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। इस रीज़न से आज भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बात दूसरी मानती हैं कि बलेन शाह एक पॉपुलिस्ट लीडर है। पॉपुलिस्ट लीडर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अक्सर जनता के बीच जाकर अपनी इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश करता है। उसको जनता के बीच रहकर ये इंश्योर करना है कि जनता ही जनार्दन है और जनता ही अगर मेरे पर्टिकुलर जितने भी व्यवहारों को एक्सेप्ट करेगी उतनी मेरी लेजिटिमेसी बढ़ेगी। इस रीज़न से जब भारत आज की डेट में बलेन शाह को देखती है तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत स्पष्ट तरीके से ये बार बार ऑब्जर्व कर चुकी हैं कि बलेन शाह यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का, अगर हम सिंपल बात बोलें तो वो कोई फिलोसॉफिकल नेगोशिएटर नहीं है। वो फिलोसॉफिकल नेगोशिएटर इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक हाई सिंबोलिज्म लीडर है। हाई सिंबोलिज्म लीडर का मतलब ये है कि वो अपनी लेजिटिमेसी पब्लिक के थ्रू गेन करके गॉज करेगा। अब एक उदाहरण देखिए, अगर एक व्यक्ति हाई सिंबोलिज्म लीडर होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो हाई सिंबोलिज्म लीडर्स होते हैं, उन लीडर्स के साथ एंगेज करने का एक बड़ा पेक्यूलियर पॉइंट आपको समझना है। हाई सिंबोलिज्म लीडर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसा व्यवहार पेश करने की कोशिश करते हैं कि जहां पर कोई भी वो डिसीजन लेने से पहले ये देखेंगे कि जनता हमें परसीव कैसे करेगी।
वो ये नहीं देखेंगे कि इसका देश पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो ये नहीं देखेंगे कि देश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो ये देखेंगे कि मेरी पर्सनल छवि पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और कई बार कोई लॉजिकल डिसीजन भी अगर होगा, वो लॉजिकल डिसीजन को नहीं लेंगे इस रीज़न से, अगर उस लॉजिकल डिसीजन को लेने की वजह से मान लीजिए उनकी छवि खराब हो जाए, तो आप कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट को समझिए। डिसीजन लॉजिकल है, आप लॉजिकल डिसीजन नहीं ले रहे जस्ट बिकॉज कि उस डिसीजन को लेने से शायद आपकी छवि पे कोई इंपैक्ट आ जाए, लेकिन ऐसा डिसीजन जो शायद इलॉजिकल भी होगा वो आप ले लेंगे अगर आपको ये लगे कि मेरी छवि उससे जो है 10 गुना और इंप्रूव हो जाएगी। ये एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियरल ट्रेट बलेन शाह के केस में अक्सर देखा गया है, खास करके तब जब वो व्यक्ति पहले काठमांडू सिटी का मेयर था और उससे पहले म्यूजिक इंडस्ट्री में भी उसने अपना एक नाम बनाया था। दोनों जगह पर इस प्रकार का बिहेवियर पहली बात तो देखा गया है। इस रीज़न से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज अब ये जानती हैं कि बलेन शाह इस मोमेंट पर ऑथेंटिसिटी प्रिजर्वेशन पे फोकस करेगा। ऑथेंटिसिटी प्रिजर्वेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि वो जनता में जाकर बार बार ये बात बोलेगा कि देखिए मैं किसी पुराने सिस्टम यानी कि पुरानी विचारधाराओं वाली पार्टियों का हिस्सा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक सोवरिन लीडर हूँ। सोवरिन लीडर होने के नाते मैं किसी देश का कठपुतली नहीं बनना चाहता। तो वो पब्लिक के अंदर जा जाकर बार बार ऐसी इमेज पेश करने की कोशिश करेगा कि मुझे ना भारत ना चाइना कंट्रोल कर सकती है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल की राजनीति में एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनाना बहुत ही ईजी फैक्टर है वहाँ पर, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनाकर लोगों के ओपिनियन को वहाँ पर मोल्ड कर लेना हमेशा से एक बहुत बड़ा पॉइंट नेपाल की राजनीति में चलता रहा है। तो बलेन शाह भी यहाँ पर वही ऑथेंटिसिटी प्रिजर्वेशन के तहत कोशिश करेगा ये बार बार मैसेज देने की कि देखिए मैं किसी का कठपुतली नहीं हूँ। और वो इसलिए भी करेगा ये क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भी जानती हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव है यूथ मैंडेट प्रिजर्वेशन। यूथ मैंडेट प्रिजर्वेशन क्योंकि वो अपने आप को एक रिफॉर्मिस्ट यूथ ओरिएंटेड लीडर के तहत पेश करके वहाँ पर आया है, और इसके आने के तहत अब वो नेशनल लेवल पर एक सिग्नलिंग करने की कोशिश बार बार ये करेगा कि भाई मैं एक ऑटोनोमस लीडर हूँ। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये बात कई बार बोली है कि ये व्यक्ति अपने आप को रिफॉर्मिस्ट बोलेगा। ये व्यक्ति क्योंकि एक इमेज सेंसिटिव व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सोवरेनिटी कॉन्शियस व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देगा। लेकिन एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देने का मतलब ये नहीं है कि वो एंटी इंडिया बाय डिफॉल्ट है। फर्क समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी इमेज को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस है। तो पब्लिक में जाकर जहाँ पर एक ऐसा पॉलिटिकल सेटअप है नेपाल का जहाँ एंटी इंडिया स्टेटमेंट देने से वाहवाही और तालियां बजती हैं, उस प्रकार की स्टेटमेंट से वो अपनी लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश करेगा। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसका व्यवहार डिप्लोमेसी में कन्वर्ट होगा एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट से, क्योंकि वो ये बात समझ चुका है बलेन शाह कि इस मोमेंट पर नेपाल की अगर वो प्रोग्रेस चाहता है, जिस पर्पस के लिए उसको लोगों ने नेपाल में उस सीट पर बिठाया है, उसके लिए वो भारत जैसे देश को कतई ही अपसेट नहीं कर सकता। क्योंकि भारत के साथ जो नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, भारत के साथ जिस प्रकार का एक लैंड लेवल पर रिश्ता है, ट्रेड लेवल का रिश्ता है, कतई ही बलेन शाह इन चीज़ों को डिसरप्ट नहीं करना चाहेगा। बिकॉज उसके पास कोई और वैकल्पिक तौर पर चाइना उतना बड़ा फोर्स वहाँ पर नहीं है, क्योंकि चाइना का इस मोमेंट पर जोग्राफिकल बैरियर जो हिमालयन रीजन का है वो प्रिवेंट करता है एक बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप की। और सबसे बड़ी बात, नेपाली लोग भी पर से भारत के साथ कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं रखते। तो अगर उसने पॉलिटिकल लेवल पर यह चीज़ करने की कोशिश करी तो वो उसके लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि उसके लिए लोग कतई ही उसका समर्थन पहली बात तो नहीं करेंगे इस मोमेंट पर। इसी रीज़न से भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ये बात भी जानती है कि यहाँ पर अगर बलेन शाह किसी भी प्रकार का कोई एंटी भारत स्टेटमेंट कभी देता भी है तो वो एक पर्टिकुलर वर्ग को केटर करके उस वर्ग के अंदर अपनी इमेज बिल्डिंग करेगा, लेकिन ओवरऑल उसका रवैया विदेश नीति में ट्रांजैक्शनल रहेगा। वो ट्रांजैक्शनल इसलिए रहेगा क्योंकि जिस प्रकार की पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए बलेन शाह यहाँ पर आया है कि हम नौकरियाँ देंगे, एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप आज भारत को पकड़नी है। और भारत को भी ये बात स्पष्ट रखनी है कि नेपाल के साथ आने वाले समय में अब कोई विचारधारा वाली नीतियाँ नहीं चलेंगी।
एक ट्रांजैक्शनल बेसिस पर रिलेशनशिप रख के भारत को भी यहाँ पर टूरिज्म को लेकर इम्पोर्टेंटली उसको प्रमोट करना, इसके साथ साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर और सबसे इम्पोर्टेंटली डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पूरा प्रोजेक्ट का गेम है, उस चीज़ को किस तरीके से नेपाल में बढ़ावा देना जिससे कि नेपाल के अंदर भी विकास हो और जिससे कि भारत का भी विकास हो। ये दोनों चीज़ों पर पहली बात तो भारत को भी फोकस करना है। लेकिन ये बात क्लियर है कि बलेन शाह की तरफ से आप उसकी ओवरऑल जो ये पर्सनैलिटी है वो वहाँ पर इस प्रकार के सिग्नल्स आप डिलिबरेटली देखोगे कि वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स देगा, पर स्टेटमेंट देना विजा विज कॉन्डक्ट करना दो अलग चीज़ें हैं। ये फ़र्क, क्योंकि इनके बीच में एक ट्रांजैक्शनल स्पेस है जिसको एक्सप्लोर करना है, ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आज समझ जाएंगे कि बलेन शाह जैसे व्यक्ति को मैनेज कैसे करना है, देखना कैसे है और वो क्या आगे रणनीति लेकर नेपाल और भारत के रिश्तों को बढ़ाएगा। धन्यवाद।